देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। बिलाखिर वो डीजी नैब जिसे सराखों पर बिठाकर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मिलजुल करके लेके आए थे, ख्याल चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल डीजी नैब ने आते ही अपनी आमद का सबूत देना शुरू कर दिया है। डीजी नैब इन एक्शन। डीजी नैब ने बता दिया है कि अब एहतसाब के मामलात ज़्यादा देर पेंडिंग नहीं रहेंगे। एहतसाब का बिगुल बज चुका है और सिंध में इसका सबसे पहला शिकार, मुमकिन तौर पर सबसे पहला शिकार हैं जनाब शर्जील इनाम मेमन। ये हैं मौसूफ सिंध के साबिक़ वज़ीर इत्तलात के ठेकेदार वज़ीर। 6.25 अरब रुपये, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6.25 अरब रुपये की मुबैना खुर्द-बुर्द का इन पर इल्ज़ाम है। काफ़ी अरसे बैरून मुल्क सैर व तफरी के नाम पर, इलाज के नाम पर बताया गया था, बैरून मुल्क रहे, हड्डियों का इलाज कराते रहे। कमर की कौन सी हड्डी खिसकी हुई थी इसका तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल तमाम हड्डियों समेत पाकिस्तान के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे और उतरते ही धर लिए गए। और उसके बाद वही हुआ जो हर दफ़ा होता है, ज़मानत दे दी गई। ज़मानत पे कई अरसे सीनों पर मूंग दलते रहे। उसके बाद मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई कि जब उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई अदालत में पेशी के मौके पर और उन्होंने इस ख़तरे को भांप लिया, तो उन्होंने ऐन गैन होने की दोबारा कोशिश की, लेकिन इस मरतबा कातिब तकदीर को कुछ और मंजूर था। इस वक्त आप फुटेज में देख भी रहे हैं कि इस वक्त शर्जील इनाम मेमन साहब की ज़मानत मनसूख होने के बाद क्या जो है वो हशर बरपा है। उनकी कमीज़ बेचारी भी जो है वो दाग़े मफ़ारक़त दे गई। वो ख़ुद भी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। ग़ालिबन उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़मानत मनसूख होने के बाद उनके साथ ये कुछ भी होगा, क्योंकि बहरहाल हमारी हुक्मरान क्लास अपने साथ ये सब कुछ ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकती, जिसका एक आम आदमी रोज़ाना ज़िंदगी में भुगतान भुगत रहा होता है। बहरहाल जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब एहतसाब का अमल रुकेगा नहीं। चाहे कोई भी हो, एहतसाब का सामना उसने करना पड़ेगा। इस एहतसाब के जो सीटें हैं वो आइंदा आने वाले कुछ दिनों में पंजाब का रुख भी करेंगे। पंजाब में मुल्तान में मेट्रो जो बनाई गई है उसमें भी मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द के कुछ मामलात हैं जिसको देखा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और मामलात, PIA तैयारा स्कैंडल ख़ास तौर पे उसकी भी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। माज़रत के साथ, PIA तैयारा स्कैंडल वो मामला है कि जिसके ऊपर हम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे में काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं। मेरा ख़्याल है इस मामले पे अगर लपेटने पे आए तो काफ़ी सारी काबीना भी जाएगी, लेकिन इस बारे में कुछ भी कहना करीन अज़ क़यास होगा। चेयरमैन नैब ने बाज़ाब्ता तौर पर तबले जंग बजा दिया। शर्जील इनाम मेमन साहब जो इस एहतसाबी अमल का पहला शिकार थे, वो इस मौके पर क्या फरमाते हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। जब तक कोई गिल्टी प्रूफ ना हो उसको गिरफ्तार करके फिर तस्लील करना मकसद है, तो बिस्मिल्लाह। और कल काफ़ी अखबारों में ये बात छपी है या TV चैनल में आई है कि मैं अदालत में देर इसलिए कर रहा था कि मुझे कोई भागना था। मैं अगर मुझे भागना होता तो मैं मुल्क में आता नहीं। कोर्टों के सामने मैंने सरेंडर किया और कल भी हम जो देर लगी वो क्योंकि वकला ने रोका था। वकला ने एक और एप्लीकेशन डाली हुई थी, वकला ने एक और एप्लीकेशन डाली हुई थी। लेकिन क्या कैप्टन सफदर को ट्रायल कोर्ट बेल दे सकती है, तो हमें क्यों नहीं दे सकती? जब नैब का कानून पूरे पाकिस्तान में एक कानून है, तो ये दोहरा मयार है। इस दोहरा मयार को ख़त्म होना चाहिए। लमान अल-हफीज़, कैप्टन सफदर का मवाजना अपने साथ कर लिया। कैप्टन सफदर को अगर गिरफ्तारी ने देखना नसीब नहीं हुई तो इनको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहरहाल हुक्मरान क्लास से हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन साहब को जेल में B क्लास दे दी गई है। सिक्योरिटी 1 बैरक मुंतकिल कर दिया गया है। खिदमत के लिए 2 कैदी फराम कर दिए गए हैं। 6.25 करोड़ रुपए की, 6.25 अरब रुपए की खिदमत इन्होंने हमारी की, उसके एवज़ हमने इनको 2 कैदी खिदमत करने के लिए दिया। वो कौन सी खिदमत होगी और उसका मुआवजा कितना होगा, ये एक सवाल है। दूसरा, शर्जील इनाम मेमन साहब जेल में जाते ही, जैसे ज़ाहिर है हमारी हुक्मरान क्लास होती है, जेल में जाते ही उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिल का कोई आर्जा हो जाता है या कोई ऐसी खौफनाक किस्म की बीमारी होती है जिसका माँ सिवाय अल्लाह मियां और इज़राइल अलैहिस्सलाम के किसी तीसरे डॉक्टर को इल्म नहीं होता है। ऐसी ही कोई बीमारी ये आप देखें, कितने मुतमईन, कितने शादा और फरहां, कितने मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, जैसे मेरा ख्याल है मैं ही इस बारे में बात करके अपने अल्फाज को ज़ाया कर रहा हूँ। शर्जील इनाम मेमन साहब की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, को चेयरमैन क्या फरमाते हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। शर्जील मेमन को बुला के उसको जेल में डालते हैं। वो तो बेचारा
कुत्ते गाड़ी से उतर रहा है। यहाँ बेल मिलती है मियाँ साहब को, क्या उसे कहते हैं, बेलेबल ऑफेंस, वो अपेयर नहीं होते तो उनको बेलेबल ऑफेंस बेल मिलती है। और शहजादा और शहजादी आते हैं तो 40 गाड़ियों के साथ और उनको एक दिन में बेल मिलती है। तो ये 2 किस्म के दस्तूर क्यों? जुज़वी तौर पर बात तो ठीक है, 2 किस्म के मामला देखने में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहरहाल कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल लिख रखा होगा। बेचारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्होंने शर्जील इनाम मेमन साहब के लिए। 6.25 अरब रुपए एक बेचारा खा जाए हज़म नहीं होता। मुबैना इल्ज़ाम है, साबित होना बाकी है, लेकिन बेचारा तो चलो मैं हूँ, गरीब सा एक एंकर जो अपनी मुननी सी आवाज़ में एहतसाब करने वालों को दुआइयाँ दिए चला जा रहा है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। प्रोग्राम दर प्रोग्राम सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, और बेचारा शर्जील इनाम मेमन निकला। बहरहाल अब आप देखिए एक ऐसी नादिर शाही वीडियो जिसमें सिंध हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मौसूफ शर्जील इनाम मेमन साहब की गिरफ़्तारी का मंजर देखकर मुझे लग रहा है इबरत पकड़ ले, पता नहीं वो कर क्या रहे हैं। देखिए जाम खान शोरो साहब और इमदाद पताफ़ी साहब इनके नाम बताए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। ग़ालिबन एहतसाब की अगली मंजिल उनको करीब नज़र आ रही थी, वल्लाह आलम क्या मामला था, लेकिन कुछ गड़बड़ उन्होंने भांप ली थी और इसीलिए ख़ासा डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन रखा अपने और शर्जील इनाम मेमन। ये देखिए शर्जील इनाम मेमन साहब का गम इनके चेहरे से हवेदा है। अब एहतसाब का ये अमल कहाँ जाकर के रुकेगा, इसमें जाम खान शोरो साहब का क्या अमल दखल होगा, इमदाद पताफ़ी साहब क्या करेंगे, इसके बारे में कोई राय दिए बगैर 2-3 नाम हैं मेरे ख्याल है। अगर यहाँ मैं ऐड करता चलूँ तो एहतसाब करने वाले शायद कुछ और नाम भी अपनी फ़हरिस्त में ऐड कर सकते हैं। एक थे जनाब अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी। ये इतनी बार टप्पे थे कि अचानक एक दिन इलाज का बहाना बना के पता नहीं जिस्म के कौन से हिस्से पे हाथ रख कर के इन्होंने हुक्मरान क्लास को, जो कि ख़ुद इन्हीं की तरह हुक्मरान हैं, इन्होंने ये यकीन दिला दिया कि इन्हें दुनिया का आखिरी लाइलाज मर्ज़ लाहक है और ये चंपत हो गए। कितने अरब रुपए का टीका लगा इसके बारे में ख़ुद ये जानते हैं या हुक्मरान क्लास जानती है। मुझ जैसा कोई आम आदमी तो बहरहाल इसके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकता। कल तक ये वो हज़रत थे कि जिनकी मर्ज़ी के बगैर सिंध में कम अज़ कम एक पत्ता नहीं हिलता था, और आज ये बैरून मुल्क इन्वर्टेड कॉमास में मज़े कर रहे हैं। इलाज के नाम पर मुल्क से गए। एहतसाब करने वालों को कम अज़ कम इनकी तरफ भी रुजू करना चाहिए। अगला नाम है जनाब मंजूर कादिर काका। ये इतने काका हैं कि इन्होंने आधा कराची मेरा ख्याल बेच दिया, मेरा और आपका घर ही रह गया मेरा ख्याल है। उसके बाद अगर ये भी ज़ोर चलता, थोड़े दिन और रह जाते तो शायद ये मेरा स्टूडियो भी बेच के निकल जाते। इतने टैलेंटेड हैं। इस वक्त कनाडा में अपने ज़िंदगी के अय्याम गुजार रहे हैं। तस्बीह हाथ में है होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि ज़ाहिर है 900 जब हो जाते हैं तो हज को ही सूझती है इंसान को। इनकी तरफ एहतसाब वालों की नज़र क्यों नहीं गई, ये भी एक सवाल है। एक और नाम है, एक मॉडल गर्ल है। एक मॉडल गर्ल है जो बेचारी इतनी गरीब थी कि अपने दिन गुजारने के लिए, अपने मामलात को सुधारने के लिए पैसे, बताया जाता है, मुझे नहीं पता ये इल्ज़ाम है या क्या है, पैसे इधर उधर किया करती थी। अब वो पैसे किसके थे गालिबन ये भी किसी को नहीं पता। ये अलग बात है कि इनको गिरफ़्तार करने वाला बेचारा अफसर जो है वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। उसके बीवी बच्चे वो हमारे इस इंसाफ के निज़ाम का मुँह देख रहे हैं कि शायद उनको भी कभी इंसाफ मिले। जिस तनतने से ये अदालतों में पेश होती रही हैं, मेरा ख्याल है वो तमाचा है इस मुल्क के उन तमाम लोगों पर जो यहाँ पे इंसाफ की बातें करते हैं, एहतसाब के दावे करते हैं। मान जाऊँगा अगर इनके एक बाल का एहतसाब कर जाए कोई, दोबारा कहता हूँ, मान जाऊँगा इनके एक बाल का कोई एहतसाब कर जाए, इनका एहतसाब नहीं, इनके एक बाल का एहतसाब कर जाए, जो बैरून मुल्क इन्वर्टेड कॉमास में रियाजतें करके गम ज़िंदगी, गम दो जहां का इलाज फरमा रही हैं। शर्जील इनाम मेमन के साथ क्या होता है ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जनाब सेनेटर आजिज़ धामरा से उन पर लगाए गए इल्ज़ामात किस हद तक जायज़ या नाजायज़ हैं। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। फतवे का ये सेशन यहीं एंड हुआ। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर आजिज़ धामरा साहब। इससे पहले कि उनसे बात करूं, एक पॉइंट क्लैरिफाई करना ज़रूरी समझता हूं। अपने इंट्रो में 2 मरतबा नादानिस्तगी में डीजी नैब कह गया, चेयरमैन नैब कहना मकसूद था। इस जुमले की तस्हीह कर ली जाए। आजिज़ धामरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का करम। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, शर्जील इनाम मेमन साहब को जेल में B क्लास फराहम कर दी गई है, प्लस 2 कैदी अता किए गए हैं उनको, जो उनकी ज़ाती खिदमत बजा लाएंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह और वज़ीर एक्साइज़ मुकेश कुमार समेत दीगर वज़रा और अहबाब जो है वक्तन फ़वक्तन उनकी मिजाज पुरसी को हाजिर हुए। एक आदमी, इल्ज़ाम होगा 6.25 अरब रुपए के गबन का उसके ऊपर या खुर्द-बुर्द का मुबैना तौर पे इल्ज़ाम है, साबित होना बाकी है, मैं मानता हूँ। लेकिन सूबे की टॉप ब्रास उसके साथ इजहार यकजहती के लिए जेल जाती है। डॉक्टर आसिम साहब, तज़किरतन बात कर रहा हूँ, जवाब आप सिर्फ इनका दिएगा। 450 अरब रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द साबित होना बाकी है, फिर कह देता हूँ। लेकिन वहाँ पे फिर सूबे की टॉप ब्रास वज़ीर आला समेत खुद चल करके जाते हैं। क्या मैसेज देते हैं अपने वोटर्स को, अपने लोगों को, अपने इदारों को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने खुद कहा कि मुबैना इल्ज़ाम, ये वही इल्ज़ाम है जब तक कोई कसूरवार साबित ना हो तो क्या आप किसी से मिल भी नहीं सकते। अगर कोई चीफ मिनिस्टर या वजीर मुलाकात नहीं कर सकता, और ये वही इल्ज़ाम है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी इल्ज़ाम थे, वो भी जेलों में रहे और वो तमाम इल्ज़ाम से बरी हो गए, मगर उनके जेल के हिसाब कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा? वो 11 साल जेल, जिन 11 साल जेल में रहे, 5 साल सदर रहे, हिसाब हो नहीं गया बराबर मेरे ख्याल है। नहीं, देखें, वो कौम ने बनाया, वो किसी का एहसान नहीं। जाहिर है। इल्जामात की बात कर रहा हूँ और रेफरेंसेस की बात कर रहा हूँ। वो तमाम उन इदारों से, वो नैब के केसेस हों, वो अदालतों से बाइज़्ज़त तौर पर बरी हुए, मगर वो जेलों में रह के वो इल्जामात का मुकाबला करते रहे। अब जिन इल्जामात में अगर वो थे, उन सब पे उनको सजा भी दी जाती, उससे ज्यादा उन्होंने सिर्फ इल्जामात की नजर जेल काट लिया। तो इसलिए क्या उनकी मुलाकात नहीं हो सकती? अच्छा सर, ये मुझे बताइए, शर्जील इनाम मेमन तक तो कानून का दायरा या नैब का दायरा पहुंच चुका है। शर्जील इनाम की मैं बात कर रहा हूँ, शर्जील इनाम की बात कर रहा हूँ। शर्जील इनाम मेमन जेल में है और जेल मैनुअल जो है वो मौजूदा पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया, ये अंग्रेज दौर का बना हुआ है और सब कैदियों के लिए बना हुआ है। जिनको B क्लास दी जाती है उनका भी जेल मैनुअल मुताबिक ट्रीट होनी चाहिए, और जिनको C क्लास या A क्लास है, ये जेल मैनुअल अंग्रेज दौर का है और ये पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, मैंने अभी इंट्रो में कुछ और नाम ऐड किए थे। शर्जील इनाम मेमन साहब का जो होगा फैसला वो वक्त तो कर ही देगा, नैब जाने, शर्जील इनाम मेमन जाने। ये मुझे बताइए, अवैस मुजफ्फर टप्पी इलाज का बहाना बना करके मुल्क से बाहर गए, इनका एहतसाब कौन करेगा? मंजूर कादिर काका कनाडा में इस्लाम की तबलीग में मेरे ख्याल में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा एक मॉडल गर्ल भी है, नाम लेना नहीं चाह रहा, अपने इंट्रो में बात कर चुका हूँ, नाम मैंने वहाँ पे भी लिया नहीं था, इतना स्मार्ट तो मैं हूँ। अभी इसको फुटेज चल रही है। ये मुझे बताइए, इन तीनों का एहतसाब कौन करेगा? नहीं, आप नाम ले लेना, मैं मुझे क्या पता कि आप किस भी बात कर रहे हैं। एक मॉडल है, नाम मेरे ज़हन से निकल गया। नाम ले लें, मेरे ख्याल में 2 नाम तो ले लिए ना सर, मंजूर कादिर काका और अवैस मुजफ्फर टप्पी। नहीं, मैं कह रहा हूँ शायद आप खुद ही छुपन छुपाई वाली बात कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। देखें, ये तमाम लोग जिनके ऊपर इल्जामात हैं, ये मुल्क से अगर बाहर भी हैं, ये मुल्क में आएंगे और चले। मैं कह रहा हूँ एहतसाब जो है वो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। यही नैब है जो शर्जील इनाम मेमन को जहाज पे लैंडिंग करने के लिए जहाज की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है, मगर यही नैब है जब कैप्टन सफदर आते हैं तो वो रावल लाउंज में नहीं पहुंच सकती और 3 घंटे वो अपनी पार्टी के दूसरे MNAs और मिनिस्टरों के साथ मीटिंगें करते हैं। उसी नैब के अक्यूज्ड को जब रावल लाउंज में दूसरे वजीर मिलने जाते हैं, वहां पर रिसीव कर देते हैं, तो वहां पर कोई सवाल नहीं उठते। मगर यहाँ पर जब इल्जामात के तहत पर किसी से मुलाकात होती है तो वहां पर सवालात उठ जाते हैं। उसी नैब ने शर्जील की जमानत की गई थी, मगर ये नैब और एहतसाब अदालत को ये कोई कानूनी हक नहीं होता कि वो किसी को जमानत दे दें। मगर शहजादे सफदर साहब को 3 घंटे के बाद कन्फर्म बेल दे दी गई, जो उनके डोमेन में नहीं है। बेल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकता है। वो कोर्ट के अहाते में जब बेल रिजेक्ट हुई शर्जील की,
तो आपको यह भी मालूम होगा कि कराची के अंदर एक शख्स अंदर बैठा हुआ था, उनके गनमैन बाहर खड़े थे। उनको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो 100 मोटो एक्शन लिया गया था कि आपने कोर्ट की जुरिडिक्शन से गनमैनों को गिरफ्तार किया। आपको याद होगा कि उस वक्त के आईजी गुलाम हैदर जमाली को वहां पर मंगवाया गया और बार बार मंगवाया गया, उनको पनिश की गई कि आपको जुर्रत कैसे हुई पुलिस को कि आप कोर्ट की जुरिडिक्शन से किसी के गनमैन को गिरफ्तार करें। और अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, दुरुस्त कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुझे बताइएगा, ये खबर मेरे पास मौजूद है, एक खबर, ठीक है, आपका पॉइंट कन्वे हो गया। ये मुझे बताइएगा, खबर मुझे बता रही है सिंध काबीना के दीगर साबिक अरकान ब्यूरोक्रेट्स की गिरफ्तारी का भी इम्कान पैदा हो चला है। महकमा बल्दियात में अरबों रुपए की करप्शन पर अवैस मुजफ्फर से भी पूछगछ होगी। भर्तियों का रेट 4 से 8 लाख रुपए तय कर रखा था। जिस वक्त वो सिंध हुकूमत चला रहे थे, डिफेक्टिव वजीर आला थे, उस वक्त ये किसी की नॉलेज में बात नहीं आई थी, आपके नॉलेज में बात नहीं आई थी, उस वक्त के सीएम के नॉलेज में बात नहीं आई थी कि अवैस मुजफ्फर टप्पी ऐन उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिला रहे हैं। 4 से 8 लाख रुपए की दिहाड़ी हर केस के ऊपर वो ले रहे हैं, मुबैना तौर पर। अगेन आप जो भी कहें इसके बारे में, ये मुझे बताएंगे, अवैस मुजफ्फर टप्पी का एहतसाब करने के लिए पहले तो उनको इस दयार में लाना पड़ेगा ना, अभी तो वो वहां मजे कर रहे हैं। यही मैं सवाल आपकी तवज्जो से उन तमाम इदारों से करना चाहता हूं कि जब अवैस मुजफ्फर टप्पी इस मुल्क में मौजूद थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ साथ उसका एहतसाब भी चलता रहा, बहुत सारे अरसे से ये इदारे थे जो गिरफ्तारियां भी करते थे, MPS की भी करते थे, छापे भी पड़ते थे। उस टाइम अवैस मुजफ्फर टप्पी इस पाकिस्तान में मौजूद थे। उस टाइम ये सवाल मैं आपके थ्रू करना चाहता हूं कि उनको ये ख्याल नहीं आया। और आपको ये मालूम होगा कि नौकरियां जो हैं वो पीपल्स पार्टी ही देती है, और उससे पहले भी शहीद बीबी के ऊपर भी सर आपने क्या याद दिला दिया, नौकरियों के ऊपर तो आपने दिल के सारे तार हिला दिए। पीर मजहरुल हक साहब 5000 आदमियों को नौकरी देके निकल गए, 500 आदमी की गुंजाइश थी और नैब ने उनको फारिग कर दिया। वो 5000 आदमी कराची प्रेस क्लब पे जूते खा रहे हैं। नहीं, क्यों किया? इसलिए कि सियासतदान है ना, इसलिए कि वो हुक्मरान है, इसलिए कि वो आला तबके से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कि वो गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर एक मिनट बात सुने, आप पार्टी न बने, आप सवाल करें। आप यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ भी नौकरियां देने का केस था, वो जेलों में गए थे और फिर बाज़ तौर पर बरी होकर बाहर आ गए। आप इल्जाम लगाते हैं वो पाकिस्तान में मौजूद रहते हैं, आप क्यों छोड़ते हैं? तो अभी भी पाकिस्तान में है। दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सर, ये मुझे अगला सवाल, आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम लिया तो मुझे याद आया, वो एक तुर्क सदर थे, हमारे हुक्मरानों से दोस्ती के दावेदार भी आज भी हैं, हम भी उनसे मोहब्बत का उल्फत का दम भरते हैं। उन्होंने हमारे मुल्क में कुछ लोगों की मदद की थी, अपनी बेगम का, एहलिया का एक कीमती हार उतार करके इनायत किया था कि ये इमदाद के तौर पे दे दी जाए। साबित हो चुका है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वो हार बाद में जमा भी कराया हम पे तरस खा के। वो किस हैसियत से वो हार ले गए थे? वो उनकी एहलिया ने उनकी एहलिया को तो नहीं दिया था, वो तो हार दिया था कि उसको बेच करके गरीब अवाम मुझ जैसों की मदद की जाए। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अगर ठीक कह रहा हूं तो उनका एहतसाब कौन करेगा सर, यूसुफ रजा गिलानी का? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। मेरे ख्याल में अभी भी आप शायद मुतमिन नहीं हैं जो पीपल्स पार्टी से जितना भी एहसाब हुआ है, और अभी भी आप शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है मुझे कि इस मुल्क में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पीपल्स पार्टी है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। नहीं, पार्टी ने सिर्फ 17 साल हुकूमत की है। 70 में देखिए, मेरा ओपिनियन है, 70 साल मुल्क की तारीख में 17 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, उसमें 5 साल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के निकाल दें, बाकी 12 साल में शायद ये समझा जा रहा है कि इस मुल्क का शायद सबसे बड़ा फितना सिर्फ पीपल्स पार्टी है, बाकी तमाम पार्टियां दूसरे सूबों में दूसरी पार्टियों की भी हुकूमतें हैं। जरा ये कैमरा की आग जब उस सूबे में जाएगी तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम नजर आएंगे। सर, इस सेगमेंट के बाद जैसे ही आपका नंबर खत्म होगा और दूसरों का नंबर शुरू होगा, आप अपनी टीवी, आपसे इल्तिमास है कि अपनी टीवी स्क्रीन पे जमे रहिएगा, आप देखिएगा पंजाब का एहतसाब कैसे होता है। वो कीमती हार, नहीं, मैं कीमती हार की बात कर रहा हूँ। वो कीमती हार अब कौमी खजाने में जमा हो चुका है। नहीं, अब तो जमा हो चुका है, जाहिर है कि इतनी बलवा हो गया तो अब तो जमा हो गई। आपने मुझे किसी का जेब काटते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, क्या बात मिसाल है, आपने मुझे किसी की जेब काटते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, अगर उसके बाद मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दूं तो एहसान करूंगा? अगर उसके बाद मैं अपने गुनाहों से ताइब हो जाऊं तो मैं एहसान करूंगा? मेरे ख्याल में मैं चोर साबित हो गया ना सर। मैं पार्टी अगर पीपल्स पार्टी ही फोकस है या इशू है तो आपका हक है कि उस पर प्रोग्राम करें, मगर मैंने कहा कि जिस चीज को आप जिक्र कर रहे हैं वो कौमी खजाने में। अच्छा, ठीक है। अयाज अमीर साहब को जानते होंगे यकीनन आप, मारूफ सहाफी और तज्जियाकार हैं। उनके एक आर्टिकल के एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश की देता हूँ। ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को बर्बाद करने के 1000 जतन किए लेकिन कामयाब न हो सके। उनके तवील दौरे हुक्मरानी में मज़ाहमत की निशानी पीपल्स पार्टी रही।
लेकिन जो काम ज़ियाउल हक न कर सका आसिफ अली जरदारी ने कर दिखाया। उनके हाथों पीपल्स पार्टी बर्बाद हुई। आज जो हश्र जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी का है, ख़ास तौर पर पंजाब में, वो जरदारी साहब की हुनरमंदी का मरहून मिन्नत और मुंह बोलता सबूत है। सर, तस्दीक या तरदीद फरमा दीजिएगा। देखें, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि पीपल्स पार्टी के हवाले से, ज़ियाउल हक की मुज़ाहिमत के हवाले से आपको ये याद होगा कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जिंदा थी, 97 की इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को 17 सीटें सिर्फ दी गई थी और वो सूबे सिंध से दी गई थी। और ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि अब पीपल्स पार्टी वफाकी पार्टी नहीं रही, वो सिंध तक महदूद है और वो भी अंदरूनी सिंध तक। ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा 17 सीटों के ऊपर। फिर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी इस हुक्मरान भी बनी इस पार्टी की, और जरदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट दी, वो सदर पाकिस्तान रहे, वो वफाकी हुकूमत बनी, उसके अंडर लीडरशिप सिंध की हुकूमत बनी। और आपको मैं ये बताऊं कि सूबे पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का एक अच्छा रोल था। आज पीपल्स पार्टी के पास सूबे पंजाब की 5 नेशनल असेंबली की सीटें हैं, जबकि 97 में एक भी सीट नहीं थी उस टाइम। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है सर, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। अगर मेरा आखिरी सवाल आप सुन ले और जवाब इनायत कर दें। शहीद जुल्फ़िकार अली, मैं आखिरी बात कह दूं, प्लीज मैं आखिरी बात कह दूं। वो आप अयाज मीर के एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन में 18th अमेंडमेंट डाल के जो एक आमिर ज़ियाउल हक ने जो पार्लियामेंट को नीचे दिखा दिया था हमेशा के लिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पावर, एक क्लर्क की इस मुल्क में 17 ग्रेड का अफसर भी अपने पावर डेडिकेट नहीं करता। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पावर डेडिकेट पार्लियामेंट को किए और 18th अमेंडमेंट लाई। क्या बात है जरदारी साहब की। जरदारी साहब पे याद आया सर, सिर्फ 60 सेकंड रह गए मेरे पास, उसी में सवाल भी होगा और जवाब भी। जल्दी ये सवाल थ्रू कर देता हूं। इमरान खान साहब फरमाते हैं जरदारी साहब सिनेमा के टिकट बेचा करते थे, बिलावल को उर्दू नहीं आती। सिनेमा के टिकट का तो पता नहीं, मैंने कोई फिल्म देखी नहीं सिनेमा जाकर के। बिलावल साहब की उर्दू के लिए कोई ट्यूटर रखवा दें, इमरान खान साहब की तनकीद का मुंह बंद हो जाएगा, बात खत्म। प्लीज देखें जहां तक जरदारी साहब के ऊपर वो टिकट बेचने के इल्जाम लगाते हैं, तो 60s में जरदारी साहब के वालिद के पास 2 सिनेमाएं थी कराची के अंदर, ये खान साहब खुद एडमिट कर रहे हैं। और जिस शख्स के पास 2 सिनेमा जिसके वालिद के पास हो और उसकी उम्र उस टाइम 12 से 13 साल तक हो, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाना कि वो टिकटें। सर सिर्फ 20 सेकंड रह गए, बिलावल साहब का जवाब इनायत कर दीजिए काइंडली। दूसरी बात, इमरान खान के उस टाइम, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इमरान खान के वालिद जो है वो 70 में 322 लोग करप्शन में निकले थे, उनमें इमरान खान का बाप भी शामिल था जो सरकारी अफसर था। राइट सर, पॉइंट कन्वेड। नाज़रीन, यहाँ मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक से वापस आकर एक नए मौजू, एक नए मेहमान के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान समीउल्लाह बुखारी साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं सर? जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक सर। सिंध में एहतसाब का डंडा घूम गया है और शर्जील इनाम मेमन साहब पहले इसके शिकार हैं। पीपल्स पार्टी को बहुत शिकायत है कि एहतसाब नहीं, इंतकाम की लिया जा रहा है, और वो भी ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शर्जील इनाम मेमन साहब से। एहतसाब अदालत में ही इसहाक डार साहब भी पेश हो रहे हैं। कैप्टन सफदर के बारे में भी बात की सेनेटर आजिज़ धामरा साहब ने कि उनकी तो ज़मानत भी हो रही है। शर्जील इनाम मेमन साहब पर ऐसी कोई नज़र करम नहीं फरमाई जा रही। आपके ख्याल में ये कोई डिस्क्रिमिनेशन है, और अगर है तो इसका सबब क्या है? सिद्दीकी साहब, एक डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन वो और तरह से है। एक डिस्क्रिमिनेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये है कि एक तबका या ग्रोह या कह लें कि एक विक्टिम वो हैं जो एहतसाब अदालतों में पेश हो रहे हैं, जो एहतसाब अदालतों में जाके अपना केस लड़ रहे हैं, जो गिरफ़्तार हो रहे हैं, और एक तबका वो है जो एहतसाब अदालतों से बाला है। एक तो अनोखा लाडला है जिस पे यानी किसी एहतसाब अदालत की, नैब की या किसी अदालत की नज़र नहीं जाती। फिर एक परवेज़ मुशर्रफ भी है, यानी एक हिस्सा वो है जो एहतसाब अदालतों में पेश हो रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो है। अब दिलचस्प पहलू ये है
कि चारों सूबों में एहतसाब के इदारे मौजूद हैं, वो जैसे भी हैं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन वाहिद सूबा KP जिसके अंदर तकरीबन 1.5-2 साल से एहतसाब का इदारा बंद पड़ा है, वहाँ हमारा जो मरकज़ी वफाकी एहतसाब का इदारा है उसकी नज़र कता कलामी की मुझे इजाज़त दीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, आपकी बात 16 आने या हो सकता है 116 आने दुरुस्त हो, लेकिन यहाँ सवाल KPK का नहीं, यहाँ सवाल पंजाब का है। नैब के चेयरमैन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है मुल्तान मेट्रो बस में होने वाली, मंसूबे में होने वाली मुबैना खुर्द-बुर्द के हवाले से, प्लस इस हवाले से कुछ चीज़ें भी हैं, मैं आपसे शेयर करता चलूँ। मुल्तान मेट्रो बस मंसूबे में करप्शन, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना का SECP को ख़त। मेट्रो बस मंसूबे के हवाले से SECP को ज़रूरी मालूमात फराहम करने का हुक्म। उन अफसरान के नाम बताए जाएँ जिन्होंने दस्तावेज़ात को सीग़े एराज़ में रखा। मालूमात को छुपाने वाले अफसरान की जिम्मेदारी का तयन किया जाए। कमेटी को बताया जाए कि इस केस में FIA को भेजने में ताख़ीर क्यों की गई, जबकि ये वाज़े मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। एक केस इसहाक डार साहब भुगत रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग का पुराना, एक केस ये आ गया, उसके बाद PIA, कितने केस होंगे, कितने केसेस भुगते जाएंगे, उसके बाद भी ये सब मामलात सुधरने में नहीं आते। हर दफ़ा यही कह दिया जाता है कि मुझसे इंतकाम लिया जा रहा है। मतलब आपसे ऐसी क्या दुश्मनी है, आप तो हुक्मरान जमात हैं। नहीं, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि सिर्फ मेट्रो मुल्तान नहीं, पिछले 9 साल से जब से पंजाब में वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब हैं, हम चैलेंज से कहते हैं, चैलेंज से, और हम हर तरह की इंक्वायरी को वेलकम करते हैं। मैं बड़ी वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ कि हमारा तो पंजाब के अंदर सरमाया ही हमारी शफाफियत है। हमारा तो और कोई सियासी जो है वो सरमाया नहीं है पंजाब के अंदर, शफाफियत ही हमारा सरमाया है। जो हम समझते हैं कि मेट्रो की इंक्वायरी हो या कोई और इंक्वायरी हो, नैब बिल्कुल उसमें शफाफ तरीके से, और अगर वो गैर जानबदाराना तरीके से ये सारे केसेस की इंक्वायरी करता है तो पंजाब हुकूमत, आज भी CM साहब ने एक मीटिंग में कहा कि हम तो उसको वेलकम कर रहे हैं अगर कोई करे। बाकी आ जाए। अच्छा सर, ऐसी जनरल नॉलेज का एक सवाल मेरे दिमाग में आया, आपकी बात कथा कलामी हो रही है, प्लीज माफ कीजिएगा। नहीं सर, एक जनरल नॉलेज का सवाल है, मैं भूल जाऊंगा, याददाश्त कमजोर है मेरी। इसहाक डार साहब की एहतसाब अदालत में 7वीं पेशी 20 अरब से जायद के असास से मुंजमद। जनरल नॉलेज ये कहती है कि 20 अरब रुपए कमाना किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है। जनरल नॉलेज कहती है, कॉमन सेंस कहता है, वल्लाह आलम, हो सकता है कोई सुपर ह्यूमन हो, कोई टार्जन हो जो ये कर सकता हो। 20 अरब रुपए के असासे। सर आप मुझे एक मिनट दे दें सिर्फ। अगर आप इसहाक डार साहब के केस की जो रिपोर्टिंग कोर्ट के अंदर हो रही है, नैब कोर्ट के अंदर, अगर आपकी नज़र उससे गुजरती है, हो क्या रहा है, गवाह जा रहे हैं, पलंदे उनकी तरफ से वो कोर्ट में जा रहे हैं, जब वो उसके ऊपर सिग्नेचर जिस गवाह के हैं वो कोर्ट में खड़े होके कह रहे हैं कि हमने तो ये सारा बयान अपना पढ़ा ही नहीं हुआ है। अब देखें, इंटरम रेफरेंस उन्होंने दायर कर दिए हैं, कोई उस पर इंक्वायरी नहीं हुई, कोई उस पर इन्वेस्टिगेशन, जो नैब ऑर्डिनेंस में ये जो 2 मराहल हैं उनको बाईपास करके जब आप नैब रेफरेंस दायर करेंगे इंटरम, तो फिर वही हाल होगा जो इस वक्त नैब कोर्ट के अंदर इसहाक डार के सासाजात केस का है। 3 करोड़ के या 30 करोड़ के विला को 3 अरब का विला शो किया जा रहा है। इसी तरह 20 अरब के असासे जो हैं, ये एक, अगर आप सिर्फ एक बात करें, एक मेरी आपसे गुजारिश है, आप जो रोजाना हेयरिंग हो रही है इसहाक डार केस में, वो सिर्फ अगर आप उसको मिनट टू मिनट पढ़ लें तो आपको इन सारे रेफरेंस का जो हशर नशर है वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा सर, आपने हशर नशर का जिक्र किया तो अगला बयान आपका मुंतजिर है। वफाकी वजीर दाखिला फरमाते हैं कोई नून लीग को छोड़कर जाएगा तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अकल तस्लीम नहीं करती, अकल ये कहती है कि शायद इस वक्त जो नून लीग के साथ रहेगा वो नुकसान में रहेगा। आपके ख्याल में ये इस वक्त एक ऐसे हसास मामले पर लबकुशाई करना और सियासी लतीफ़ेबाजी करना, और वो भी इतने सीनियर मिनिस्टर की जानिब से, ये ज़ेब देता है उन्हें? नहीं, ये सियासी एक स्टेटमेंट है और ये दुरुस्त है कि जो भी पार्टी को, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि ये रवायत है कि जो भी पार्टी को छोड़ के जाता है वो उनका ख्याल है कि नून को जो इस वक्त छोड़ेगा वो खसारे में रहेगा। तो इसमें क्या, इसमें आपको क्या यानी ऐसा लगता है कि ये बड़ा राइट सर। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, एक मारूफ कॉलम निगार हैं, आपकी तनकीद निगार भी हैं, रऊफ क्लासरा साहब, एक कॉलम उनका, उससे चंद इक़्तिबासात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ।
शहबाज शरीफ ने खुद तमाम इदारे तबाह कर दिए हैं। उन्होंने पिछले 10 बरसों में आवाम और मीडिया के जहन में डाल दिया है कि अगर कोई अच्छा काम कराना है तो उनके नाम अपील आनी चाहिए, वो हुक्म देंगे तो ही सरकारी ब्यूरोक्रेसी मकामी सतह पर तूफान बर्पा करेगी, वरना नहीं। एक दफ़ा एक साबिक आईजी पंजाब ने बताया, बोले सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, साहब का कब टिकर चले, किसने मुअत्तल होना है, किसकी रिपोर्ट मंगवानी है, हम सारी कार्रवाई टिकर देखकर करते हैं। शहबाज शरीफ इस हरकत के साथ ही अपने इस मकसद में कामयाब रहे हैं कि 12 करोड़ लोगों को ये एहसास दिलवाओ कि उनकी वजह से ही तमाम सिस्टम चल रहा है। देखिए, उनकी अपनी राय है, लेकिन अगर मैं किसी भी पाकिस्तानी शहरी से पूछूं कि चारों सूबों में सबसे अच्छी गवर्नेंस और मुतहर्रक जो मुंतज़िम है, जो मुतहर्रक चीफ मिनिस्टर है, वह कौन है, तो मेरे ख्याल में कोई मुकाबला ही नहीं है शहबाज शरीफ साहब का। अब बाकी सूबों में भी इदारे हैं जो वज़राए आला उन इदारों से काम ले रहे हैं, वो भी आपके सामने हैं। और ये जो नैरेटिव है ये बिल्कुल गलत है। पंजाब के अंदर बहुत सारे इदारों को पिछले 9 साल में अपने पाँव पे खड़ा किया गया है। बहुत सारे इदारे जो तबाह हुए थे सीएम साहब की क़यादत में, वो इदारे आज हेल्थ का वो इदारा हो, एजुकेशन का, यानी आप कह रहे हैं कि हेल्थ इम्प्रोवाइज हो चुकी है पंजाब में, उनके अंदर बिल्कुल हमारा ये दावा है। अच्छा ठीक है, यहीं से अगला सवाल निकलता है। सर, शहबाज शरीफ साहब को कोई तकलीफ होती है, कोई अर्जा होता है तो वो मुझसे बाहर इलाज कराने क्यों जाते हैं? कोई बात तो नहीं सर, मतलब आपने खुद मुझे मौका दिया है ना, मेरी बात तो मुकम्मल उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नहीं, इस हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि पहले कंपैरिजन तो पंजाब के अंदर होगा। यानी आज भी जो लाहौर के रावलपिंडी के हॉस्पिटल हैं, वहां आपको मैं दर्जनों में नहीं सैकड़ों में मरीज दिखा सकता हूं जो केपी से आते हैं। इसका मतलब है कि केपी के सिस्टम और कोई पंजाब का पेशेंट जो है वो आप मुझे बन्नू के किसी हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते, पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते। ये कोई पैरामीटर नहीं है। पंजाब में पिछले दिनों जितनी खवातीन ने रोड पर डिलीवर किया है, अच्छा इतना तो कराची में, इतना पंजाब, इतना केपीके में, इतना बलूचिस्तान में तो नहीं हुआ। ये सब चीजें भी तो पंजाब है ना। साहब मैंने ये नहीं, सदीकी साहब मैंने ये कब दावा किया है कि पंजाब का हेल्थ सिस्टम जो है वो स्विट्जरलैंड जैसा है, वो यूके जैसा है, या वो कनाडा जैसा है? बिल्कुल आपने ऐसा नहीं किया। ये इसकी तो मैं भी कसम खा सकता हूं, लेकिन आपने कहा इम्प्रोवाइज कर दिया। एक तो मेरा जुमला नहीं, ये एक तो तसल्ली से बात करने देना, ऐसे नहीं। मेरा दावा ये है कि 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, इन चारों में जो हेल्थ का सिस्टम है वो पंजाब में सबसे बेहतर है। इसके बावजूद के बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी अभी उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन मेरे पंजाब का मुकाबला तो पाकिस्तान के अंदर है ना। मेरा मुकाबला कनाडा के साथ तो मत करें, स्विट्जरलैंड के साथ तो मत करें। और मैं ये कहता हूं, एक तो है अदादो शुमार की बात, मैं कहता हूं कि पंजाब का कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें केपी के लोग आके यहां इलाज कराना पसंद नहीं करते। इसका मतलब है कि वो केपी के हॉस्पिटल्स की निस्बत वो पंजाब के हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं। पता नहीं क्या बात है, पीपल्स पार्टी से उसकी कारकर्दगी का सवाल पूछा जाता है तो वो नून लीग की तरफ तोप का रुख कर देते हैं, आपसे पूछा जाता है तो आप इमरान खान की तरफ कर देते हैं, उनसे पूछूंगा तो वो पता नहीं किधर कर देंगे। इसलिए मैं अगले सवाल पे आ जाता हूं। अयाज अमीर साहब आपके एक और तनकीद निगार फरमाते हैं, वो सियासत जो जिया दौर से शुरू हुई और पाकिस्तान की तकदीर पर इतना अरसा काबिज रही, हुक्मरान रही, वो हचकोले लेते हुए अपने अंजाम को पहुंच रही है और एक नए दौर का आगाज हो रहा है। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद फिर से एनआरओ जैसा कोई समझौता हो जाए और नवाज शरीफ की जान बख्शी हो जाए, उनके लिए वापस इख्तिदार का रास्ता खुल जाए, वो गलती पर है। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इर्रिवर्सिबल है। क्या कहेंगे सर? अच्छा, पहले तो पिछले सवाल का भी आप देखें, ये 4 सूबों का मुल्क है और यहां अगर आपस में कंपैरिजन सूबाई हुकूमतों का नहीं होगा तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे? पहला तो ये बस एक जुमला मैंने कहना था। ठीक है, डन। और ये हम करते हैं, सिंध वालों को हमसे करना चाहिए, केपी वालों को हमसे करना चाहिए और हमें बाकी 3 से करना चाहिए। इसमें बुराई क्या? इसी से तो लोग जज करेंगे, जिसको आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के किल्लत है। इस सवाल का जवाब जो मैंने इतनी लंबी अभी मेहनत की, नहीं उसका क्रक्स बताएं, मैं सुन नहीं सका वाज़े तौर पे। टेक्स दोबारा बताऊं? मुख्तसर बता दें क्या है उसमें। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ साहब की जान बख्शी हो जाएगी, उनको एक मरतबा फिर इख्तिदार का रास्ता दिखा दिया जाएगा, कोई एनआरओ हो जाएगा, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब की जान बख्शी नहीं होगी, ये इर्रिवर्सिबल एहतसाब है। अयाज अमीर साहब कहते हैं। अच्छा, अयाज मीर साहब कहते हैं, बिल्कुल ठीक। अयाज मीर साहब पे अब देखें ना, आपने पहले रऊफ क्लासरा का, अब अयाज मीर साहब का, उनकी राय है। अपने कंधों पे क्यों रखूंगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
नहीं वो चलें, ये भी ठीक है, मुस्लिम लीग नून के एमएनए रहे हैं परवेज मुशर्रफ दौर में, घर का भेदी लंका है, तब्दील हुई है तो उसमें कोई नहीं उसकी कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि किसी भी जो एहतसाब का इदारा है या अदालत है उसके दो पिलर होते हैं, एक उसकी साख होती है और दूसरी उसकी गैर जानबदारी होती है। अगर ये दो पिलर्स में से कोई एक भी डैमेज हो तो ना उस मुल्क के किसी शहरी को इंसाफ मिल सकता है और ना किसी रहनुमा को इंसाफ मिल सकता है। तो हम समझते हैं तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ साहब अदालतों का, उनकी साहबजादी और बाकी लोग भी इसहाक डार जैसे आपने कहा अदालतों का सामना कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि हमें इन इदारों से तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमें इंसाफ की तवक्को है। हम उनका दरवाज़ा, वो कहते हैं ना कि सुकरात को जब जहर का प्याला कहा गया कि पी लो, ये सजा अदालत की तरफ से हुई। सर सुकरात से करप्शन अल्लाह का मतलब सर अल्लाह करे, मतलब सुकरात के करप्शन, नहीं बात में 14 नस्लें अगली और 514 नस्लें पिछली, किसी पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं था सर। ये करप्शन के इल्जाम मेरे, ये करप्शन के ये करप्शन के इल्जाम है ना। नहीं ये मैं तो बात और करना चाह रहा था कि उन्होंने भी वो सजा मी लॉर्ड करते हुए उस सजा को, उस प्याले को पी लिया था। हमें कम से कम मी लॉर्ड कहने की इजाजत तो दी जाए, मैं ये कहना चाह रहा था। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। नाजरीन, इसी के साथ यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म। चेयरमैन नैब के अज़ाइम का क्या होगा, शर्जील इनाम मेमन का क्या होगा, मंजूर कादिर काका का क्या होगा, वो मॉडल गर्ल जिनका नाम मुझे अभी तक याद नहीं आया उनका क्या होगा, इसके अलावा और पता नहीं कितने नाम हैं जिनका पता नहीं क्या क्या होगा। यहाँ प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। समीउल्लाह साहब की वजाहतें किस हद तक कारगर रहीं इसका फ़ैसला यहाँ आप पर छोड़ते हुए प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए।